सरकार आप सब लोग को इस सब के लिए टाइम देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए आप सब लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे, इधर उधर लाल पीला हरा पे किसी को ध्यान नहीं देना। सरकार आपको टाइम देती है इसके लिए। जब आपका नौकरी हो जाता है तो 3 महीना बाद ज्वाइनिंग देती है। ये क्यों समय दे रही है? क्यों? हाँ बस इसमें जो इसमें अगर आपकी नौकरी हो गई ना, बहुत है 3 महीना, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर उसको ना आपको क्या देना है, सर्टिफिकेट बैल कहीं का है। आगे देखते हैं हम लोग कल कहां तक पढ़ाए थे। बिहार शरीफ में बतियाइए लोग, नहीं बाबूनी लोग, आगे देखो लोग यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिलिस्तीन वगैरह मिडिल ईस्ट पढ़ाए थे। चलो मिडिल ईस्ट में हम कितने देश बताए थे? हाँ 17 देश बताए थे, याद है? आसियान में, सार्क में, मिडिल ईस्ट में, 17 देश थे। तुर्की, साइप्रस, हाला नहीं, लाइव में सब लोग आराम आराम से। तुर्की, साइप्रस, फिर से तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। नहीं समझ में आया? तुम खड़े हो, कौन है? शक्ति कपूर, पतला वाला, खड़े हो। हाँ सुना, ये तुम यहाँ पे सिंगल कल नहीं आए थे? किस दिन आए थे? किस दिन आए थे ये बताओ? तुम सुनाओ, बैठे बैठे सुनाओ। मिडिल ईस्ट वाले सब लोग याद रखिए, इंडिविजुअल पूछेंगे। देख कौन देखो, हाँ वेरी गुड, पूरा याद है इसको, याद है एकदम बढ़िया से। आई पतरुआ को याद नहीं है तो तुम एक अगरबत्ती की तरह पढ़ाई लिखाई कर, नहीं तो मार देगा कोनो माचिस, जल के हो जाओगे खत्म। बेवकूफ कहीं का, पढ़वो नहीं करता है सब, पता नहीं क्या करेगा सब, और ऊपर से आगे बढ़ जाएगा। विकलांग हो तो फिर विकलांग वाले पे क्या बैठा है? तुम लोग दांते काट लो उसको। सुनिए आप ध्यान से, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। याद हो गया ना? आसियान में, आसियान में, आसियान में 10। वेरी गुड। ये देश कौन हो गया भाई? चाइना, भारत। ये देश मालदीव। कौन सा आ गया? मालदीव। आप में से कितने लोगों के पास ऑलरेडी एटलस है और कितने के पास नहीं है? नहीं वाले हाथ उठाएंगे। आप लोग के पास नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अभी आप लोग 1 हफ्ता वेट करेंगे। अगर आप लोग सुनिए ध्यान से, एटलस कोई देखिए, ये एटलस आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। मेरा अगर लेना है तो आपको 1 हफ्ता क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेट कर लेंगे तो आप उसमें वेट कर सकते हैं तब। हाँ क्या दोनों लेगा, बतिया बराबर रहता है एटलस में। हाँ किस में कहाँ देख लिया तुम? किसका? चलिए अब आगे एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये देश कौन सा हो गया? मालदीव। ये श्रीलंका। पॉइंट पेड्रो श्रीलंका के ऊपर की नीचे? जाफना दक्षिण में कि उत्तर में? जाफना में कौन सा उग्रवादी संगठन? लिट्टे, एलटीटी या लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। इसके लीडर कौन थे? प्रभाकरन। कौन थे? प्रभाकर। जाफना को श्रीलंका से जोड़ता था कौन सा दर्रा? एलिफेंटा दर्रा। कौन दर्रा? एलिफेंटा दर्रा। पाकिस्तान का ये राज्य क्या कहलाता है? बलूचिस्तान। नीचे वाला ये पंजाब, ये खैबर पख्तून। कौन सा? खैबर। ये सड़क बोलिए
ये बंदरगाह ग्वादर, ये बंदरगाह कौन सा बंदरगाह? कराची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कराची बंदरगाह। ये देश कौन सा हो गया? अफगानिस्तान। कौन सा हो गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की वर्तमान सीमा भारत से नहीं लगती है, क्योंकि इतना कब्जा किसने कर लिया है? पाकिस्तान। जब हम पीओके लाएंगे तो इससे कब्जा हो जाएगा, अभी हम लोग का सट जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं सटता है। बताएंगे ये पर्वत कौन सा होगा? हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में किसका उत्पादन? अफीम। गोल्डन ट्रायंगल की गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट का बताइए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है आपको? अफगानिस्तान की राजधानी, राजधानी याद करते चल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पैरेलली राजधानी याद करते चलेंगे। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्रा भी और संसद भी। अब बाकी जो दूर के हैं बस राजधानी याद रखते चलेंगे। आपका पूछता है एक क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे लिखते चला कीजिए, जैसे हम आपको आसियान बता रहे हैं ना, बगल में क्या लिखते चलिए? राजधानी लिखते चलिए। एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा उसको मेहनत करते चलिए, ऐसा नहीं लकीर के फकीर बनते रहेंगे तो दिक्कत होगा। अब बताइए, इतने बड़े आप हो गए, हम आपको यार राजधानी याद कराएंगे तो अच्छा नहीं ना लगेगा। ग्रेजुएशन आप लोग का हो गया या तो फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस समय आप लोग को राजधानी थोड़ी याद। इसकी राजधानी क्या है बहू? काबुल। हाँ, काबुल। अफगानिस्तान में गजनी जो है एक जगह है जहां से महमूद गजनबी, गौर एक जगह है जहां से मोहम्मद गौरी आया। ये भारत में बहुत आके लूटपाट किया था सब। अफगानिस्तान का अभी के समय का सबसे बड़ा शहर जो है काबुल है, और उसके नीचे कंधार है। काबुल और कंधार, राजधानी क्या है? काबुल। और आतंकवादियों की राजधानी कंधार। आतंकवादियों की राजधानी कंधार। कोई दिक्कत है किसी को? अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर काबुल, दूसरा में कंधार। दूसरा में कौन हो गया? कंधार हो जाएगा। आगे बढ़ जाए ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो सेल्यूकस की निकेटर की बेटी हेलन से क्या किया? विवाह। और दहेज में एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिसपेमियाई लिया, जिसका अभी का नाम है काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। ये काबुल, ये कंधार, ये मकरान और ये हेरात। पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान क्या ले लिया था? दहेज में ले लिया। किसने लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कंधार कहां पर है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान नाम के आतंकवादी संगठन है। एक्चुअली अफगानिस्तान जो है वो शीत युद्ध का शिकार हो गया था। 1980 के समय में यहाँ पर जो सरकार थी वो अमेरिका का फेवर लेती थी। किसका फेवर लेती थी? इसलिए उस सरकार को हटाकर रूस यहाँ अपने पसंद की सरकार बना दिया, और रूस यहाँ पे सेना भेज दिया ताकि जो सरकार रहे वो रूस का साथ दे सके। इसलिए अमेरिका ने वहाँ के जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट को तालिब बोला जाता है, और उनके ग्रुप बन गया तालिबान। उन्हें हथियार दिया, कहा कि मार के भगा दो रूस को। उस सारे तालिबान वाले किसको मार के भगा दिए? रूस को भगा दिए। किसको भगा दिए? रूस को। रूस को भगा दिए। इसी में से आतंकवादी का दोस्ती हो गया ओसामा बिन लादेन से। ओसामा बिन लादेन जाकर अमेरिका को मार दिया। किसने मार दिया? अमेरिका। तो फिर से अमेरिका किस पे हमला कर दिया? तालिबान पे। तालिबान को ट्रेनिंग किसने दिया? अमेरिका। हथियार अमेरिका, पैसा किसको मारने के लिए? रूस। लेकिन तालिबान का साथी ओसामा बिन लादेन किसको मार दिया? अमेरिका। तो अमेरिका दोबारा किसको मारने आ गया? तालिबान को। और तालिबान वाले 20 साल तक घेर घेर मारा था सब इन को। अफगानिस्तान इतना पहाड़ी एरिया है कि ना वहाँ हेलीकॉप्टर काम करेगा, ना तोप काम करने वाला है, कुछ नहीं। वहाँ का जो लोकल आदमी है उसी को आइडिया रहता है। जंगल की लड़ाई और पहाड़ की लड़ाई लोकल ही जीत जाते हैं, क्योंकि उन लोग को पूरा आइडिया होता है। मशीनरी वहाँ काम नहीं कर पाती है। तो तालिबान यहाँ वापस जीत गया, अमेरिका यहाँ से भाग गया। कुछ गलतियां थी अमेरिका की यहाँ पे। सबसे बड़ा चीज है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक्सेस क्राइम होने का एक रीजन ये है कि वहाँ कोई भी हथियार पब्लिक सेक्टर में अलाउ है। आप AK-47 रख सकते हैं, MMG रख सकते हैं, इंसास, कार्बाइन, कुछ भी रख सकते हैं। जिस वजह से ये फर्क नहीं कर पाते हैं कि अगर AK-47 लिया है तो आतंकवादी है कि और नॉर्मल आदमी है। भारत जैसे आजाद हुआ तो उसने फिक्स कर दिया कि हम आम पब्लिक को अपनी सुरक्षा के लिए छोटे हथियार ही दे सकते हैं। तो आप बंदूकें का साइज देख के समझ जा सकते हैं कि प्राइवेट बंदूक है, सरकारी नहीं है। अफगानिस्तान में पब्लिक भी AK-47 लिया, आम आतंकवादी भी लिया, दोनों बाजार में घूम रहा है सब। अमेरिका का सैनिक जा रहा है, कह रहा है पब्लिक होगा तो मैं दूगो पब्लिक को आतंकवादी मार दिया, जा ढाए दे। अगले दिन खबर आएगा डेविड की मृत्यु, डेविड है गॉन, मार दिया सब वहां पे। इस वजह से भारत ने अच्छा किया या नहीं? भारत में क्राइम लेवल क्या हो गया जी इसको? अरे हल्ला क्या करता है, क्या हो गया बाबू? बैठ जाओ कहीं कहीं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होकर, दिक्कत होगा थोड़ा सा।
अब पीछे वाला हल्ला मत किया करो, बेचारा वो अपने एडजस्ट कर रहा है, तुम सबको खोदते रहता है, वो तो बेचारा खुद ही एडजस्ट कर रहा है। भारत में क्राइम कंट्रोल होने के और भी रास्ते हैं। पूरे भारत से कंप्लीटली शराब पर बैन लगा दिया जाए, कहीं पे भी आप शराब नहीं पिएंगे, और कोई भी हथियार नहीं रख सकता है, कोई आदमी, कोई भी आम पब्लिक हथियारे नहीं रख सकता है। बिना शराब और बंदूक के क्राइम नहीं होता है, खत्म कहानी हो गई। अभी क्या है कि कोई बंदूक रखा तो पुलिस डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकती, पहले लाइसेंस चेक करेगी। अब वो एक लाइसेंस के चक्कर में 5 गो फर्जी रख ले, यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाता है। सीधी सी बात, शराब पियो जाओ, बंदूक लिए हो, जहां बंदूक रखा वही जगह गोली मार दो, खत्म कहानी। तो बंदूक रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, ये जो शुरू से एक पैटर्न आ गया है उसको इतना आराम से नहीं कर पाएंगे। जब देश का संविधान बन रहा था तो उस समय कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हो गई थी। अभी बताइए, किसी आम पब्लिक के पास बंदूक नहीं रहता तो खूब से खूब मार झगड़ा होता। सब्जी काटने वाले से, चाकू से किसी का जान नहीं ले पाएंगे, मुड़ जाता है वो, रेत के काटना पड़ेगा उसको, तो उक्का कटवाएगा, बकरी है वो। तो ये चीज आप देखिए, कोई भी क्राइम में जरूर शराब पिएगा, अब बंदूक का प्रयोग करेगा। ये चीज भारत में रुकना चाहिए था, लेकिन क्या है कि इतना बंदूक पब्लिक में ही चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। जो पब्लिक में गया है लाइसेंस उसका, सबके पास का डाटा किसके पास है? सरकार के पास। सब लोग जमा कर दो, लोग सीधा हिसाब। मोदी जी कैसे कहेंगे 500 का नोट नहीं चलेगा? बोले थे कि नहीं बोले थे? वैसे ही बोल दें कि होली से पहले सब अपना बंदूक जमा कर दो, नहीं तो होली के बाद फिर रंग खून की होली चलेगी। होली से पहले सब हथियार जमा कर दो, नहीं तो जिसके पास मिला दाएं, खत्म कहानी। जिसके कट्टा है दाएं, मुंगेर वाला का बिजनेस से खत्म हो जाएगा। कोई है कि नहीं इसमें मुंगेर का? हाँ, आप लोग क्या बहुत बनता है जी, बंदूक वगैरह ये सब बनता है कि नहीं बनता है? तुम भी चलाता है? कलम की ताकत बंदूक से तगड़ी होती है, समझाओ अपने यहाँ के लोगों को। ये ऐसा हथियार है जिसको कोई नहीं रोक सकता है, न मेटल डिटेक्टर न कुछ, बहुत ताकतवर होता है ये हथियार। किसका? हर जगह होता है, इलीगल क्राइम बहुत हो जाता है। बोलिए, वो इजराइल जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है? इजराइल जब पढ़ाएंगे, अभी तो इजराइल बस दिखा दिए, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे अमेरिका ने क्यों बम गिरा दिया था। अमेरिका जो है ना, कभी नहीं चाहता है कि शांति हो, कभी नहीं चाहेगा। ये कौन सा देश हो गया बाबू? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। यहाँ की राजधानी काबुल, दूसरा सबसे बड़ा शहर कंधार, कौन सा है? और एक जगह है हेरात। काबुल, कंधार, हेरात, काबुल, कंधार, हेरात, काबुल, कंधार, हेरात, ये इसके सबसे बड़े शहर है। अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध का बहुत ऊंची प्रतिमा थी, एक जगह है वहां बामियान, वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा थी अफगानिस्तान में। उसको तालिबान के आतंकवादियों ने बम मारकर उड़ा दिया, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा तोड़ दिया। अब वहां पर अमेरिका जब शासन करने लगा था तो फिर से वो उसको बनाने की सोचा था, अब फिर तालिबान वाले आ गए, मार देंगे। ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बाकी के लोगों को। यहां पर थे मुस्लिम ज्यादा, धो दिया महात्मा बुद्ध को, मूर्ति को। म्यांमार में कौन ज्यादा था? बौद्ध धर्म वाले। कौन धर्म वाले? बौद्ध धर्म वाले। मार के खदेड़ दिए सकिन को, रोहिंग्या मुस्लिम। जस करनी तस भोग ही पावा। जो रोहिंग्या के लिए चिल्लाने वाले लोग कभी ये नहीं कह सकते हैं कि बामियान में गलत हुआ था। हम तो दोनों को गलत बोलते हैं। ना बामियान में आप मूर्ति तोड़े रहते, ना यहाँ ये हाल हुआ रहता। लेकिन यहाँ सच बोलना भी एक गुनाह है, तो हम भी गुनहगार हैं। क्या दिक्कत है? गुनाह है तो हम क्या है? गुनहगार। ये गलत बात है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों में इकोनॉमी चलाने का एक बहुत अच्छा सा साधन है। वहां जितनी भी मंदिरें हैं पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, उस मंदिरों को पाकिस्तान साफ सुथरा करके 100 रुपया टिकट रख देता ना, यहाँ के लोग इतना लोग दर्शन करने जाते कि उसकी जीडीपी फिर से सही हो जाती, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं विश्वास है तो तिरुपति मंदिर जाके देख लो, उतना सोना चढ़ता है जितना किसी देश के जीडीपी में नहीं है। तो हमेशा धार्मिक सहिष्णु रहिए, आपके लिए फायदा रहेगा। धर्म बहुत कम समय के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन आगे जाके आपको हमेशा क्या देगा? लॉस करके रख देता है। तो ये यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ दी? तालिबान। अब खुद से सोच के देखो, जो तालिबानी विचारधारा के हैं वो भी सोच के देखें कि एक मूर्ति तोड़ देने से क्या किसी की विचारधारा बदल सकते हैं?
नहीं तो बदल सकते हैं। खुद पे सोच के देखिए, किसी एक जगह की मंदिर या किसी एक जगह की मस्जिद तोड़ देने से क्या लोगों की विचारधारा ही खत्म हो जाए? नहीं हो सकती। मुगलों के काल में, दिल्ली सल्तनत के काल में बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए, तो क्या हिंदुओं की विचारधारा खत्म हो गई? जब जब दुनिया दिल वालों को दीवारों में चुनवाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी भी चीज, अनारकली को दीवार में चुनवा दिया, मोहब्बत बंद हो गई? नहीं। कभी भी किसी चीज को मोस्टली आप नहीं रोक सकते हैं। धर्म हो, मोहब्बत हो, राजनीति हो, इस सब को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। तो यहां बामियान में किसकी मूर्ति थी? महात्मा बुद्ध। तोड़ के गलत किया कि नहीं किया? और हम एक हिंदुस्तानी हैं, सांप को भी दूध पिलाते हैं हम लोग। जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया जिस विश्वविद्यालय को, आज उसको हम फिर से सजो के खड़ा कर रहे हैं। जबकि भारत में बौद्ध धर्म वाले बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। मेजोरिटी तो यहाँ हिंदू हैं, फिर मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी, सब हैं, बट मेजोरिटी में उतने नहीं है। फिर भी हम लोग इतना ख्याल रखते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को कौन समझाए? हाँ, बैटरी बदल लेते हैं, 1 मिनट। अफगानिस्तान समझ में आ गया? पाकिस्तान को समझ नहीं सकते आप। अब हम कुत्ता कह देंगे तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा। कल दिखा दिए थे कि नहीं? ये कौन जगह है? कराची। ये तालिबान के आतंकवादियों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्या करता है? बढ़ावा देता है। इसलिए कि भारत से ये लोग क्या कर ले? दुश्मनी कर ले। और ये कहता है कि कश्मीर के मुसलमानों का क्या दो? साथ दो। तालिबान ने इन लोग को समझा दिया, अच्छा से कह दिया कि भारत कभी भी तालिबान के मुद्दे पर नहीं बोला, हम कभी भी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। कश्मीर भारत पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, तुम लोग समझो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आतंकवादी से वो का समझेगा सब। ये अफगानिस्तान हो गया, ये क्या हो गया? पाकिस्तान। ये देश कौन हो गया? नेपाल। ये भूटान। ये बोलिए नेपाल, ये भूटान। नेपाल पूरी तरह से क्या है? पहाड़ है। नेपाल पूरी तरह से क्या है? पहाड़। और इसके ऊपर तिब्बत भी बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो ये दोनों एरिया क्या है? सब बहुत ही ज्यादा हाइट पर है। सब बहुत ज्यादा हाइट पर हो जाने के कारण, अत्यधिक ऊंचाई पर हो जाने के कारण, वहां से जितनी भी नदियां निकलती हैं उनकी रफ्तार धीमी होगी या तेज? तो ऊपर से जितनी भी नेपाल से नदी निकलेगी, जिसे मुख्य रूप से कोसी, उसकी रफ्तार धीमी होगी कि तेज? उतना हाइट पर नदी निकलती है, हल्का सा भी अगर 1 डिग्री का भी चेंजिंग हुआ तो नीचे कितना घुमाव हो जाएगा? नहीं सर, अगर बंदूक का हम निशाना लगाते हैं, हम यहां से हल्का सा घुमाएंगे तो जहां गोली लगेगा वहां तो बहुते घूम जाएगा। तो नेपाल से जब कोसी नदी निकलती है तो वहां से हल्का सा भी डायरेक्शन बदलती है ना, तो बिहार में आते आते टोला बदल देती है। तो पिछले बार ए टोला से, अब की बार ए टोला से, तो मान के चलिए किसी दूसरा टोला में कोसी नहीं जाती थी, वहां के चाचा खटिया पे सुतल थे, ए बेरी उधरे चले गए, चाचा को लेके चल गई, टोला साफ। चाचा कहाँ गए? बह गए। कहाँ? कोसी में। इसलिए विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? कोसी। मार्ग बदलने वाली कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? कहां से निकलती है? कहां से निकलेगी? नेपाल से। नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल है। नेपाल पूरी तरह कैसा जगह है? पहाड़। पूरी तरह से कैसा है? पहाड़। अब यहाँ चीज समझिएगा फिजिकल नक्शा के बारे में विशेषता। शुरुआत का क्लास ना आपको एकदम आराम आराम से करना पड़ेगा, धीरे धीरे, ताकि आपको समझ में आ सके। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है आपका कौन जगह? आपको इसमें समझे में नहीं आएगा, अजीज टाइप का लगेगा। ये है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान। धीरे धीरे समझ में आएगा, अचानक नहीं, क्योंकि ये फिजिकल नक्शा है। ये पाकिस्तान का ग्वादर कौन सा हो गया? ये हम यहां पाकिस्तान बना देते हैं। ये कौन सा हो गया? पाकिस्तान। ऐसे ही ना है पाकिस्तान, यहाँ पर इस टाइप में हो गया पाकिस्तान। आप बताइए तो ये जगह कौन हो गया? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में पर्वत है या नहीं है? भूरा रंग से कुछ भी चीज को बनाएगा तो मतलब क्या है? पर्वत। भूरा रंग से बनाएगा तो पर्वत, हरा रंग से मैदान, हरा रंग से मैदान, भूरा रंग से। अफगानिस्तान में पर्वत है? हाँ, खाली पर्वत है। अफगानिस्तान में केवल क्या है? पर्वत। पर्वत है। पर्वत भी देखेंगे ना तो एक कलर का नहीं है, कहीं चटकार है, कहीं पंचुछुर है।
समझ में आ गया कि नहीं? जहां पर चटकार वहां का पहाड़ ऊंचा, और जहां पर पंचुछुर वहां पे पहाड़ की ऊंचाई कम। पंचुछुर मतलब सोचता हूं पतला हल्का कलर, तो जैसे यहाँ हल्का कलर है तो ये क्या चीज है, पहाड़ की ऊंचाई कम। यहाँ गाढ़ा कलर है, पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा। अफगानिस्तान पहाड़ पे है या नहीं है? अफगानिस्तान के निचले भाग में यहाँ पर है कंधार, और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है बाबू, काबुल। वो इस ऊपर भाग पे कौन सा है, काबुल। तो ये जगह कौन सा है बाबू, काबुल, ये है काबुल। और ये कौन है, कंधार। और इधर में हो जाएगा हेरात, इस साइड में हेरात। ये अफगानिस्तान के 3 सबसे बड़े शहर हो जाते हैं। ये बोलिए हेरात, ये बोलिए ये कंधार। ये पहाड़ है या नहीं है, इसमें पूरे के पूरे पहाड़। ये बर्फ जहां है उसका मतलब है कि पहाड़ के ऊपर क्या जमा हुआ है, बर्फ। व्हाइट कलर का मतलब बर्फ, ब्राउन कलर मतलब पहाड़, ग्रीन कलर मतलब मैदान, ग्रीन कलर मतलब मैदान। ये कौन सा राज्य है पाकिस्तान का, हाँ बलूचिस्तान। ये सिंध। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जा। नेपाल में पहाड़ है या नहीं है, नेपाल में भी पहाड़ है। नेपाल स्थित किधर गया जी, ध्यान से देखिए। ये देश कौन सा है, नीचे में कौन बंदरगाह होगा, हम्बन टोटा, हम्बन तो ये कौन सा होगा, जाफना। कौन सा होगा, याद रहेगा ना। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये देश कौन सा है, नेपाल। ये कौन है, नेपाल। कौन देश है, नेपाल। नेपाल में पहाड़ है। ऊपर का एरिया क्या कहलाता है, उत्तर। नीचे का एरिया दक्षिण। बताइए भारत नेपाल के उत्तर में है कि दक्षिण में? सब लोग लाइव वाले किधर है, दक्षिण। नेपाल का दक्षिणी भाग ज्यादा ऊंचा है कि ढलान है? क्योंकि हरा रंग है मतलब मैदानी क्षेत्र, मतलब क्या है, ढलान। और पहाड़ मतलब ऊंचा। नेपाल से नदी जब भी निकलेगी तो चीन की ओर जाएगी कि भारत की ओर? क्यों भारत की ओर? ढलान इधर है, और ये नेपाल एकदम भयानक पहाड़ है, जिस वजह से नदियां क्या होती हैं, अपना रास्ता बदल देती हैं। बिहार में आने के बाद रास्ता क्या करती हैं, बदल देती है। विश्वासघाती नदी कहलाती है। देश कौन सा हो गया, नेपाल। कौन देश है, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी। कौन सा मंदिर, पशुपतिनाथ। कौन सा मंदिर, पशुपतिनाथ में। नेपाल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के हिसाब से लुम्बिनी शहर भी कहाँ है, नेपाल में। और हिंदू धर्म के हिसाब से जो जनकपुर, जो जनकपुर जगह सीता जी, राम जी का ससुराल, सीता जी राजा जनक को खेत से मिली थी, जमीन से मिली थी, सीतामढ़ी में। कहां पर, सीता। तो सीतामढ़ी में जमीन से मिली थी कौन, सीता मैया। तो उनको लेकर वो अपने साम्राज्य में चले गए। उनका साम्राज्य कौन था, जनकपुर। कौन साम्राज्य था, जनकपुर। तो वहीं की वो क्या हो गई, रानी। जनकपुर में शिव जी का धनुष कौन उठा लेती थी, वो तो राम जी भी उठा लिए, सीता जी भी उठा लेती। तब ये ना वो कहती है कि जो उठाएगा उसे से क्या कराएंगे। अब बाद में उनको लगा कौन ना उठाएगा दिक्कत हो जाएगा, और शंकर जी का धनुष कौन उठाने जाएगा भाई। बाद में कौन आए, राम जी। आगे बढ़े तो सीता जी जन्म नहीं ली थी, धरती पुत्री कही जाती थी। यही वजह था कि जब वो वनवास काट के भी आई थी, तो फिर जब उन पर आरोप लगा दिया गया तो अग्नि परीक्षा के बाद कहाँ चली गई, कौन सी हो गया जिसको बकलोल कहीं का बीच चाबी लेके चला होगा दूसरे का रूम, पार्टनरवा कहता है कहीं और, तो इसे ताला मार के चलाता है सब, एक से एक बकलोल रहता है सब। एगो ऐसे क्लास में से उठ के भाग गया सीधे दौड़ के, चप्पल वप्पल छोड़ के। तो आया पूछे क्या हुआ, तो कह रहे थे सर जी चूल्हा पे ना हम दूध चढ़ा के आए थे, चढ़ा के आया था, खोल के गया होगा, गैस बंद हो गया होगा, भड़का देगा, ऐसा ऐसा कांड करेगा से। नेपाल की राजधानी, हाँ पहाड़ है या नहीं है, नेपाल में पहाड़ है या नहीं है, पहाड़ है। दक्षिणी भाग में पहाड़ है, दक्षिणी भाग में पहाड़ नहीं है, दक्षिणी भाग में पहाड़ नहीं है। ये जगह है भूटान। कौन जगह है, भूटान। आप बताइए भूटान के नीचे में कौन होगा, भारत। भूटान के नीचे में कौन होगा, भारत। ऐसे ही दिखे ना, ये भूटान है, इसके नीचे कौन हो जाएगा, भारत। नेपाल भारत से कितनी ओर से गिरा, 3 ओर से। भूटान भी कितनी ओर से, नेपाल में पहाड़ है, भूटान में पहाड़ है, दोनों में क्या है, पहाड़।
हमारा अच्छा संबंध नेपाल से कि भूटान से? भूटान से। भूटान कुछ भी करेगा विदेश नीति में बिना भारत की सहमति से नहीं करेगा। ये दोनों के बीच में क्या है? समझौता। बदले में भूटान के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो रक्षा करने कौन आएगा? भारत। 2017 में चीन घुस गया था भूटान के डोकाला में। कहां में घुस गया? डोकाला में घुस गया 2017 में। तो भारत सेना कहां घुस गई? डोकाला में। चीन को भगा दी। चीन कह रहा है कि तुम्हारा है, तो भारत कह रहा है कि तुम्हारा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चीन हर देश को क्या चाहता है? उलझा कर रखना। उलझा के रखेंगे। जैसे हम आपको एक सिंपल सी बात बताते हैं, अगर हम आप लोग को उकसाएं, उलझा दें आपको लड़ाई झगड़ा में, कौन जीतेगा? हम जीते। और हमको बहुत, आप अभी लर्निंग फेज में है, अभी आप उठ रहे हैं, तो चीन यही जानता है जो भी देश उठने वाले होते उनको उलझा देता। अगर हम आपसे लड़ ले, आप पे उलझा देंगे, 50 तरह से उलझा देंगे। एगो केस लदवा देंगे, नौकरी गया कम से, हाथ पर तोड़ देंगे, केस लड़ते रहिए, यहाँ पर कुछ भी करा सकते हैं। समझ में कि नहीं? हाँ, आईडी कार्ड फाड़ देंगे। अरे उस टाइप का नहीं कर। तो ये बताइए, अभी अगर हम उलझे, बात समझो बाबू, उसका फाड़े लग रहा है, फाड़े तो रहा है। किसी का जब कोई ज्यादा ओवर करता है ना, तो उसका फाड़ देते हैं आई कार्ड एकदम। और लड़की लोग में भी एकदम बोल दिए अब गेट नहीं खुलेगा, एकदम हार्ड, एकदम स्टिकली बोल दिए। तो वो भी पहले भी बोले थे, क्या बोलता है, सब रोने लगती है, सब गेटवा पकड़ के हमको खिला जाना है। और बेचारा मुहा जाता है सब। तो अभी हम उसे कहें कि कोई भी रोए होएगी इधर से, कुछ नहीं, बाल्टी में पानी रखो उधर से, कुछ नहीं। एक ठो ना वो आता है जी मशीन, रुक रुक के करंट छोड़ता है, गेटवा में लगा के छोड़ दो, करंट कंटिन्यू नहीं मारेगा। कैसे मारेगा? रुक रुक के। हमको जाना, लो सर आओ, यहाँ पे परेशान करके रख देती है सर। अब गेट बंद और उसमें करंट वाला सप्लाई जोड़वा देना है यहाँ पे, दम नाक में दम करके रख दी थी सब। लड़की जब का बस चलता तो कहेगी सब की लॉजे पे पढ़ा दीजिए हम लोग, नहीं आ जाएगा। चलिए ध्यान से समझते हैं। नेपाल भूटान दोनों में भूटान हम लोग से क्या है? अच्छा समझ। चीन उलझाना चाहता है। आप लोग हमसे उलझिएगा, जो बकलोल होगा उलझेगा। उलझने का भी टाइम है, अभी पढ़ाई कर लीजिए अच्छा से, यूपीएससी निकाल लीजिए, बीपीएससी निकाल लीजिए, और उसके बाद तब उलझिएगा। हम क्या कर देंगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको एक बार बहुत खुशी हुआ था, एक स्टूडेंट था, दो भाई थे, सब डीएसपी हो गया सब। उसके यहाँ जाना था तो हम बोले यहाँ पे कि हाँ सर आइए, कभी बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर कभी ऑफिस आइए, जमीन पे बैठ के पढ़े थे आपके यहाँ, आज डीएसपी हो गए आगे पीछे। हम कहीं इसको बिना बताए जाते हैं, देखते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा रहता है। बिना बताए गए, उसका जो गार्ड था सब रोक दिया, सब पुलिस वाला रोक दिया, सर कहाँ जा रहे हैं यहाँ। हमको बड़ा खुशी हुआ इस बात को लेके कि उससे पूछना पड़ा। हम कहा अच्छा रुक जाओ, कहा पर आपके पास ऐसे कैसे आ जाएंगे, सर बिजी हैं। हम कह रुक, तोरा फोन करते तोरे सर को, कहाँ हो? कह सर ऑफिस में बाहर खड़े हैं। आया कि सारी सर उसको बोलने लगा, अरे तू पता है हमारे सर हैं आप। हम कह रहने दीजिए। शिक्षक जो होता है ना, अपने स्टूडेंट से हारना पसंद करता है। उस समय एकदम एक सम्मान का अनुभूति होता है वहां पर। लगता है कि नहीं अब ये सब इतना आगे चल गया कि मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, तो बुरा नहीं लगता है। एक फीलिंग आती है कि नहीं जमीन पे बैठ के पढ़ा। तुम लोग भी इस तरह वो भी पढ़ा है सब, यहाँ पे पूछिएगा किसी से भी, यहाँ पे जमीन पे बैठ के पढ़ता। बहुत खुश हुआ बेचारा, बहुत रिग्रेट फील कर रहा था। तो सोचिए अगर आप उलझिएगा अभी तो क्या हो जाएंगे? हमेशा के लिए बर्बाद। लेकिन अगर समझदार है, 1 साल 2 साल झेल लीजिए। लड़की सबको भी कहते हैं 1 साल 2 साल झेल लो, नौकरी हो जाए तब। लड़की सब बहुत मिठाइयों खिलाने नहीं आती है, सब 1-2 को भूले भटके आती है सब, बाकी सब कंजूस होती है सब। नहीं सब चलिए अब ध्यान समझिए सब। आप लोग आइएगा, हाँ बढ़िया है, नहीं आइएगा प्रमोशन नहीं होगा। अब बताइए अगर वो अभी डीएसपी हो गया, अब हम उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं। चाइना यही चाहता है, वो देखता है छोटे मोटे देश अभी उभर रहे हैं, अगर इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएंगे, फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे, उनको कोच देता है। वो देख रहा है कि भारत अभी उभर रहा है,
2040 के बाद भारत को रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा इस पृथ्वी पर। लेकिन आपको विश्वास है, आप आज से 20 साल पहले देखिए भारत, आज से 20 साल पहले का भारत था जिसमें पाकिस्तान करगिल में घुस के मारा था हम लोग को। आज सोचिए, अभिनंदन घुस के मारे और जहाज क्रैश हो गया, गिर गए तो पहुंचा दिया कि दामाद जी को छोड़ने हैं। समझ में गया? 1999 में भी हमारा एक पायलट नचिकेता गिरे थे, उन्हें भी पहुंचाया गया। कैप्टन सौरभ कालिया को इन लोगों ने पकड़ के आंख निकाल लिया था, उनका होंठ फाड़ दिया था, सब कान काट लिया था सब 1999 में कैप्टन सौरभ कालिया को। लेकिन यही 20 साल बाद वो हालत है कि अपने दामाद को छोड़ना पड़ा, इन लोगों को छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? 20 साल बाद यही घुटने टेकेगा चीन भी, याद रखिएगा। ऐसे ही फड़फड़ाता था पाकिस्तान भी, लेकिन हम लोग समझदार हैं। हमारे कर्नल संतोष बाबू की जान ली गई, याद रखना चीन, हम कैप्टन सौरभ कालिया का भी बदला लिए थे और कर्नल संतोष बाबू का भी बदला लेंगे। और बिहारी थे भैया, बिहारी बहुत बुरा मारेगा। तो याद रखियो, हम भारत वाले हैं, ना एहसान भूलते हैं ना दुश्मनी, दोनों तो अच्छा से ही निभाने, एकदम सूद समेत लौटाएंगे। अभी लड़ना चीन से उचित है? उसको कूद ले बेटा, कूद ले, 2 कट्ठा जमीन ले जाएगा, क्या करना है ले जाओ और ले जाओ। लेंगे तो हम अपना अपने हिसाब से, नहीं समझ, उसका बाप देंगे उसके। लेकिन चीन की चालबाजी समझिए, उसको जमीन की कमी है, गलवान घाटी में घुस गया, करा हई पहाड़वा मेरा है, तो अरे ना पहाड़ पे कोई रहता है ना कुछ, फिर काहे उलझ जाए? जान रहा है तुम, लड़ जाओ, एक बार लड़ जाओ। ये बकलोल कहीं कहीं, यहाँ मोदी बैठल है, पगला आदमी है वो। अरे बाप रे बाप, अरे अभी चीन की अच्छाई है, उसके लिए दिन ठीक है कि मोदी बैठल है। जिस दिन योगी बैठ जाएगा ना पूरा का पूरा उसको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक समय लगता है, किसी भी लंबे प्रक्रिया को सुधार करने में क्या लगता है, समय लगता है। तो ये चीन का जो ये डोकालाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? भारत की। तो भारत ने 2017 में इस सुरक्षा किया था कि नहीं? भूटान इतना पीछे है कि 2015 में यहाँ पहली बार सिनेमा घर खुला था, 12 में। हाँ, तो यहाँ पर भूटान के लोग बहुत सीधे होते हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बहुत शांति प्रिय लोग रहते हैं। या हैप्पीनेस इंडेक्स में ये बहुत आगे है, भूटान बहुत बेहतरीन है, यहाँ खुशहाली जीवन जीते हैं लोग, यहाँ प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है, क्योंकि बादल जाते हैं तो बादल नेपाल की ओर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जब नेपाल बादल जाते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ बीच में ना और ना ये आंध्र प्रदेश भारत आ जाता है, और यहाँ की पहाड़ियां रोक देती हैं नेपाल से टकराने से। लेकिन जब यहाँ बात आता है तो बांग्लादेश में एक भी पहाड़ नहीं है, यहाँ से बादल गया सीधे कहाँ टकरा जाता है? भूटान। इसलिए भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। धड़ाम धड़ाम वहां बादल क्या होता है, टकराते रहते हैं। हम लोग के यहाँ तो बहुत आषाढ़ के मौसम में थोड़ा बहुत क्या गरजते हैं बादल, अदरवाइज में तो बादल गरजते नहीं है, लेकिन इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। और यहाँ की पहाड़ जो है ना बहुत खड़ा ढाल वाले हैं ऐसे एकदम। तो नदियां जो निकलती हैं वहां पर बिजली बनाना बड़ा इजी होता है। वहां क्या बना दीजिए, बांध, और बांध से क्या बना लेंगे, बिजली। बिजली बनाना बहुत सिंपल सा काम है, 2 चुंबकों के बीच में एक चुंबक को घुमाइए, क्या हो जाता है, बिजली। तो उसी को क्या किया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ एक चुंबक है और एक यहाँ पे चुंबक है, इस दोनों चुंबक के बीच में हमें एक तीसरे चुंबक को क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। अब इसको ऐसे ऐसे लेके ऐसे ऐसे घुमाइए खूब जोर जोर से, तो बिजली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इससे इसके टर्मिनल से क्या मिल जाएगी, बिजली मिल जाएगी। अब इसको क्या किया जाता है ना, इससे लंबा सा शाफ्ट ले आ जाता है, इसमें पंखी बांध दिया जाता है। क्या बांध दिया जाता है, पंखी। पंखी आई पंखिया को किस में उतार दिया जाता है, नदी में। पंखिया को किस में उतार देगा, नदी में। नदी में इसे पंखी उतार देगा। अब नदी बहेगी, पंखिया नचाएगी, और उससे वो क्या नचेगा, चुंबक, आर्मेचर घूमेगा, क्या बन जाएगा, बिजली। हमरा कौन सी गया, कुछ नहीं। जो खर्चा लगा एक बार बनाने में, नहीं समझ में आया, जो खर्चा लगा किस में, एक बार बनाने में, उसके बाद कौन सा खर्चा है, कुछ नहीं, बस देख रेख करते रहिए। किसी को कोई दिक्कत है? भारत में नदी अजीब होती है सब। गंगा नदी में पंखी बनाएंगे, नदी टकराएगी, कई वाह एने से ना जेतो जाएगी वहीं से। हम लोग के यहाँ पॉसिबल नहीं है ये। हमेशा जहां पहाड़ रहेगा ना, वहीं की नदियां इसको घुमा सकती हैं।
क्योंकि आर्मेचर बहुत टाइट घूमता है, आराम से नहीं घूमता है। आर्मेचर छोटा साइज का आर्मेचर घुमा के देखिएगा, जनरेटर में लगा होता है, देखिएगा यहाँ पर। हल्का लड़की सब तो ट्राइयो मत कीजिएगा ना, तो वही के साथ अपने भी घूमने लगेगा। आगे समझते हैं। आर्मेचर जनरेटर का भारी होता है कि नहीं होता? बहुत भारी होता है। तो इसको नचाने के लिए नदियों में क्या होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए। अब प्रेशर कहां से आएगा? बाहर से। एक बार जो बनाने में खर्चा है बना दीजिए, उसके बाद देख रेख करते रहिए, बिजली बन रहा है, बेहतरीन, सबसे अच्छा। तो नेपाल के पास ये चीज है, भूटान के पास ये चीज उससे भी अच्छा है, लेकिन नेपाल में नौटंकी होकर रह जाता है। नेपाल में जाइएगा तो बनाएंगे तो नेपाल परमिशन नहीं देगा, ये नहीं देगा, भूटान परमिशन दे देता है। भारत अपने पैसा से भूटान में बिजली घर बनाता है, बिजली का उत्पादन करता है, भूटान के सारे लोगों को घरों में पहुंचा देता है। उसके बाद जो बचता है भारत उसे खरीद लेता है। ये होती है इंसानियत। चीन रहता तो हाँ? अब बिजली बनाता हो कहता निकल लो यहां, सब अपने लेके चल जाता। हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया रख लिया, युगांडा में बनाया एंतेलेवे एयरपोर्ट बनाया, का कर्जा नहीं दे रहे हो, रख लेते हैं, रख लिया पूरा एयरपोर्ट वहां पे। वो यही कर ही रहा है और अच्छा कर रहा है। अरे भाई, जिनको अपने देश की परवाह नहीं है ना, उनको मर जाना ही चाहिए। कर्जा लेने समय नहीं समझ में आ रहा है कि औकात से ज्यादा कर्जा ले रहे हैं, और उस देश से ले रहे हैं जिससे हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अगर मान के चलिए हमारा सिचुएशन खराब रहा और हमको लग गया कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये नहीं चुका पाएंगे, तो छोट मोट आदमी से लेंगे कि 2-3 महीना झेल ले जाए, कि जाके ले लेते हैं कोई रिलायंस वाला से, उठा ले जाएगा हमरे वहां पे, नहीं ना ले पाएंगे जी। अब आपको कर्जा लेना है छोट मोट, तो अपने गांव के मुखिया उखिया से ले लीजिए, जाके योगी आदित्यनाथ से ले लेंगे। नहीं दिए तो खेला हो वो। तो उन गधों को भी समझना चाहिए कि लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक से लो, आईएमएफ से लो, आईडीबी से लो, एशियाई बैंक से, किसी से लो, शर्तों को कम रखो। ये इस ना चीन से लेंगे और धदा के पैसा दे देता है यहाँ पे, चीन तुरंत दे देता है पैसा, उसके पास पैसा की कोई कमी नहीं है, तो दे देता है। अपने डेट ट्रैप में वो बिछाते रहता है, सारा एयरपोर्ट वगैरह ले लेता है। और जो भी चीन लोन देता है ना, क्रेडिट लोन देता है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो भी आप काम कीजिएगा उसका सामान हमारे यहां से खरीदिएगा। समझ में कि नहीं? क्या जैसे एयरपोर्ट बनाएंगे ना, तो सीमेंट कहां से जाएगा? चाइना से, छड़ चाइना से, इंजीनियर तू सोचा लोन कहां दे रहा है? अपने लोगों को रोजगार दे रहा है वहां। और जिन गधों को यह समझ में नहीं आ रहा है वो घोंचुए हैं, मरो। जैसे पाकिस्तान सीपीसी सड़क बनाया है, पैसा कौन दे रहा है? चाइना। सीमेंट चाइना से, छड़ चाइना से, इंजीनियर चाइना से, सब कहां से आते हैं सर? चाइना से आते हैं सर। तो हम लोगों ने भूटान में बिजली घर बनाए कि नहीं बनाए? 3-3 तो बिजली घर बना। दो गाछू कहां पे है? भूटान में। हम लोगों ने बनाया है कहां पर? भूटान में। चूखा कहां पे बनाया है? भूटान। ये भूटानी भाषा है चूखा। ताला ये कहां बना है? भूटान। यहीं पे गड़बड़ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ताला परियोजना कहां है, तो मार देता है सो अलीगढ़ में। वो ताला उद्योग है और यहाँ ताला परियोजना। ताला परियोजना भूटान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ताला परियोजना चूखा, दो गाछू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी कौन धर्म के लोग हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वाले वैसे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बौद्ध वाले बुद्ध युद्ध नहीं करते, वो शांति से रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? थंडरबोल्ट, तड़ी झंझावात का देश भूटान। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। भूटान भारत से कितनी ओर से गिरा है? हाँ? नेपाल कितने ओर से? नेपाल के पास भी बिजली की अपार संभावना है, लेकिन नेपाल जो है वो भारत से थोड़ा सा बहुत होशियारी करना चाहता है। वो नेपाल चीन के साथ सोचता है कि चीनों को भी ब्लैकमेल कर दे, भारत को भी। हम लोग तो करेंगे तो इंसानियत से भी रहेंगे, और चीनवा एकदम बर्बादे करके रख देगा इन लोग को, एकदम चौपट। तो ठीक हुआ केपी शर्मा ओली चल गए, नहीं तो वो डेली एक को नौटंकी करता, कहता योग की शुरुआत नेपाल से हुई थी। बैला कर रहे थे राम जी का जन्म नेपाल में हुआ। अरे तो हम लोग पागल हैं जो अयोध्या चिल्ला रहे हैं? हाँ, राम मंदिर तब कौन सी पे बनवा रहे हैं हम लोग? अजब पागल है यार, कुछ सोच समझ के बोलो।
राम जी का जन्म कहाँ हुआ? नेपाल। नेपाली थोड़े थे वो। भूटान में है, देखिए भूटान जो है वहां पर पहले राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। वहां के राजाओं ने वहां भूटान को बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन वहां फिर क्या आ गया? लोकतंत्र। तो वहां के लोगों ने एक अच्छा सा सुझाव दिया, कहा कि जिस तरह भारत में राष्ट्रपति हैं, कोनो काम के नहीं है, अब फिर उनके चुनाव में खर्चा होता है, उसी तरह हम लोग अपने राजा को ही दे देते हैं, क्योंकि राजा ने भी बहुत दिन तक देश की सेवा किया है, कोई घोटाला वोटाला नहीं किया। तो वहां राजा किस पद पे बैठा है? राष्ट्रपति। तो एक तरह से वो देश क्या हो गया? लोक राजतंत्र, क्योंकि राजा बैठा और शासन के हिसाब से लोकतंत्र, और दूर से क्या लगेगा? राजतंत्र। यही काम ब्रिटेन ने भी किया, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी जो थी, उसके खानदान वालों ने पूरी दुनिया में लूट लूट के ब्रिटेन का विकास किया। तो ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि हमारे पास लोकतंत्र रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में किसे बैठा देंगे? महारानी को। ठीक किया कि नहीं किया? भारत में भी ये हो सकता था, लेकिन भारत में इतना ना राजा था, सब हथुआ का राजा, उदयपुर का राजा, दिल्ली का राजा, यहाँ का राजा। यार तुम हटो, यहाँ पे चुनावे हो रहे और गली गली में कहो राजा। ये गड़बड़ था भारत में। भूटान समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? भारत क्यों भूटान का मदद करता है? दूसरे के खेत में लड़ाई लड़ना सही रहता है, जीत गए तो जीत आपकी, नहीं तो खेत दूसरे का। नहीं समझे? देखिए अगर हम लोग भूटान से युद्ध लड़ेंगे तो चीन हमला करेगा कहां पर? भूटान। हम लोग को यहां तक एज मिल जाएगा, मदद हो जाएगा। और नहीं अगर रहते तो हम लोग यहां से हमला करते, तो यहां से हमको एक्स्ट्रा जगह मिला ना, अच्छा से हमला कर सकते हैं, स्ट्राइक अच्छा से कर सकते हैं। इसलिए उसकी हम लोग क्या करते हैं? रक्षा। एक्चुअली देखिए हुआ क्या, यहां पर लद्दाख पर चीन ने क्या कर लिया? कब्जा। तिब्बत पे चीन ने क्या कर लिया? कब्जा। उसने कहा सिक्किम पे भी करेंगे, भूटान पे भी करेंगे। सिक्किम भारत से कहा हमको मिला लो, हम लोग सिक्किम को मिला लिए। सिक्किम हम लोग का नहीं था, 16 मई 1975 को हम लोग का हुआ। अब भूटान को भी हम लोग ने कहा कि मिल जाओ, तो भूटान का ठीक है हम भी मिल जाएंगे, लेकिन हमारा राजा बहुत अच्छा है, हम अपने राजा को नहीं छोड़ सकते। तो भारत सरकार ने कहा कि ये तब कैसे होगा? ऐसा नहीं ना हो सकता है कि आप देश में रहेंगे तो एक ऐसा भी राज्य है जहां मुख्यमंत्री न होकर राजा रहेगा। भारत को मिला लेना चाहिए था, बाद में मुख्यमंत्री बना देता। नहीं समझ में आ गया? मोदी जी नहीं थे, नहीं समझ, मोदी जी नहीं थे ना, तो करिए दिए रहते, कहते हाँ एकदम आप राजा ही रहेंगे, हम आप प्रधानमंत्री बन जाइए मिला लो ना पहले आप। तो उसको नहीं मिलाया गया, तब समझौता हुआ। समझ में आ गया? समझौता बहुत सही था ये समझौता। अभी चाइना कह रहा है कि उसने भूटान के राजा से बात किया है। बतिया लो, क्या दिक्कत है? बतियाने से कोई तुम्हारा हो जाएगा? बतिया लो। यहां लड़का 4-4 साल बतिया के भी ब्रेकअप हो जाता है, अब तू एक दिन बतिया लिया तो खुश हो रहा है। बतियाने से क्या होता है? वो अकेले तुमसे थोड़े बतिया रहा है। ये हो गया कौन सा जगह? भूटान। भूटान के नीचे ये बोलिए बांग्लादेश। कौन देश? भूटान के नीचे बांग्लादेश में पहाड़ है? बांग्लादेश में एक भी पहाड़ नहीं है, ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ जूट का खेती बहुत ज्यादा होता है, जूट का बोरा बनता है, ठंडी के दिन में भैंस को ओढ़ा दिया जाता है, गाय को, भैंस को। भैंसिया नहीं उड़ती है, उसका अपना चमड़ी मोटा रहता है, तो भैंसिया ठंडियों के दिन में पानी में घुस जाती है, भैंस को उतना, गाय को आदमी ओढ़ाता है। तो यहाँ जूट का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। पहले ये यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा थी, ठीक है, इसलिए पाकिस्तान इसे कहा दिया गया पूर्वी पाकिस्तान, इसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, अब वो हो गया पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वाले अपने आप को जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, अच्छे नस्ल का। समझा गया? एक देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी जाति की तारीफ करे तो उस देश का आप स्टेटस समझ सकते हैं। इमरान खान कहते हैं कि मैं सच्चा पठान हूं, मतलब तुम पाकिस्तानी नहीं हो, मतलब वो देश के पहचान से ज्यादा अपनी जाति का पहचान दे रहा है। कितना गलत बात है, नहीं समझ में आ गया? छोटा सोच है उसकी। तो ये उन लोग की सोच गलत होती है यहाँ पे, ये उनकी सबसे बड़ी खराबी हो जाती है। उसके बाद वो तीसरा शादी किया, तो तीसर की पत्नियां कर रहे हैं। सोचिए इमरान खान की 65 साल उम्र,
और पिछले 2 साल का स्टेटमेंट हम बता रहे हैं, जब उसकी उम्र 63 थी, कहा कि मेरी पत्नी है, ये मेरी जिंदगी है। यार ये सब बात मैट्रिक के लड़के करते हैं, इंटर के लड़के करते हैं। तुम घोंचू प्रधानमंत्री हो, 65 साल उम्र हो गया तुम्हारा, पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारा वो जिंदगी है, बाकी हाउ दुगो का है सब। एक्स जिंदगी एक्स जिंदगी, पागल है यहाँ पर। इस चोट्टा सबको कोई समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान से 1956 में हुई, जब उसने इस्लामिक देश खुद को घोषित किया। तब जैसे इस्लामिक देश घोषित करेंगे, धर्म का बोलबाला हो जाएगा। और धर्म के मामले में लोग सेलेक्टेड नहीं, रिजेक्टेड लोग जाते हैं। सेलेक्टेड लोग तो नौकरी आईएएस पीसीएस वकील डॉक्टर इंजीनियर बनता है, रिजेक्टेड लोग कहां जाते हैं? धर्म। और अपने देश को आप धार्मिक देश घोषित कर दिए हैं, तो शासन किसके पास चल जाएगा? रिजेक्टेड के पास। नतीजा देख लीजिए पाकिस्तान का। लेकिन जब आप धर्म निरपेक्ष घोषित करते हैं तो पढ़े लिखे लोग सेलेक्टेड होते हैं, आईएएस पीसीएस बन के, कमिश्नर डीएम बन के ऊपर जाएंगे और देश को अच्छे से समझाएंगे। तो कोशिश करना चाहिए कि सेलेक्टेड लोगों के पास पावर रहे। लेकिन जब धर्म की बात करेंगे तो किसके पास चल जाएगा? रिजेक्टेड लोगों के पास चल जाता है। तो इसको नहीं समझ में आया। तो जब देश का विभाजन हुआ था तो इस आधार पर हुआ कि मुसलमान जिधर क्षेत्र है वो कौन सा हो जाए, मतलब पाकिस्तान हो जाए। क्या हो जाए? पाकिस्तान। लेकिन भारत ने कहा कि जिन मुसलमानों या जो भी देश रहना चाहता है भारत में, वो यहाँ रह सकता है। तो ये भारत की एक इंसानियत थी। और जो मुस्लिम यहां से नहीं गए, ये उनकी समझदारी थी। नहीं तो आज फिर वो लोग ऐसे सुअरों के बाड़ा में रहते। तो नहीं गए तो अच्छा हुआ यहाँ पर। तो उनकी समझदारी और यहाँ के लोगों का इंसानियत, केवल उनकी समझदारी रहती और यहाँ इंसानियत नहीं रहता तो वही काट के फेंक दिए गए रहते यहाँ, कोई काम का नहीं। तो ये इंसानियत थी भारत में। हम लोग हो गए धर्म निरपेक्ष और पाकिस्तान हो गया इस्लामिक देश। अब ये चोट्टा कहता था कि हम लोग श्रेष्ठ है, ये बंगाली है, सब खचरा है सब। यहाँ इन लोगों को ये वैल्यू नहीं देते थे। शेख मुजीबुर रहमान जो थे यहाँ पर, शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के प्रमुख नेता थे। कहाँ के? बांग्लादेश। उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। और इधर थे सब जियाउल हक थे, कभी भुट्टो थे, कभी जरदारी, कभी कुछ, ये सब रहता है सब यहाँ। इन लोग को लगता था यही से चुनाव हुआ तो जीत गए कौन? शेख मुजीबुर रहमान। बहुत अच्छे इंसान थे शेख मुजीबुर रहमान, ये चुनाव जीत गए। अब ये कहा से कि बंगाली चुनाव जीतेगा? या खुदा लाहौल बला बंगाली, बताइए क्या दिक्कत है यार? बंगाली है तो बंगाली हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, सुभाष चंद्र बोस। कटक में जन्म हुआ, ज्यादातर उनका समय कहां हुआ? बंगाल। बुद्धिजीवी लोग बंगाल में बहुत होते। उसको ये नीच नजर से देखते थे, काला बोलता था सब उसको, काला। भाई उनको पढ़ाई लिखाई करना है, उनको काला गोरा से कोई मतलब नहीं। तुम चोट्टों को केवल बियाह करना है, गोर गोर देखते रहो। तो ये इनको बदी, अब जब ये जीत गए चुनाव में तो इधर जाएंगे ना प्रधानमंत्री बनने के लिए, इनको जेल में डाल दिया। अपने देश के जीते गए प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिए। काला है तुम, बंगाली है। यहां के लोग विद्रोह कर दिए क्योंकि लोकप्रिय इधर ही के थे। अब आप समझिए, बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने, दिल्ली जाए जेल में हो जाएगा, बिहारी शांत बैठेगा? अरे चचा खेला हो वो नहीं होगा। एकदम एक नंबर यहाँ पे होगा। बिहार का डेवलपमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेहतरीन सड़कें, रेलवे लाइन वगैरह। अभी लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो कितना बिहार को डेवलप किए, चक्का फैक्ट्री दिए, डबल लाइन किए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए किए, बहुत सारा किए। रामविलास पासवान जब रेल मंत्री थे, हाजीपुर को जोनल ऑफिस बना दिए। हाजीपुर जितना डेवलपमेंट हुआ है ना, रामविलास पासवान की देन है। स्वर्गीय हो गए भगवान, बहुत कम उम्र, मतलब मरने की उम्र नहीं थी उनकी, लेकिन डेवलप किए कि नहीं? तो जब जब बिहारियों को मौका मिला है, काम तो किया ही है। वो अलग बात है मौका नहीं मिलता है। अब आप बता, रामविलास पासवान जी को उम्र था जाने का, एक मंत्री थे, ठीक ठाक है, काम करते यहाँ पे चल गए। लेकिन जब जब मौका मिला, आप बताइए अगर जेल में कोई डाल देगा आप लोग शांत बैठ जाएंगे? तो शेख मुजीबुर रहमान को इसने क्या कर दिया? जेल में। यहाँ के लोग क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। तो पाकिस्तान की सेना जो थी इनको बहुत बुरी तरह से मारने लगी। तो इन लोगों ने कहा कि तुम हमारे साथ भेदभाव करते हो। तो पाकिस्तान की सेना ने क्या किया? कहा कि यहाँ के लोग का डीएनए खराब है। यहाँ की उन लोगों ने यहाँ की महिलाओं का रेप करना चालू किया। कहा कि अब जो नस्लें आएंगी वो अच्छे पाकिस्तानी कहलाएंगे। ये वो हरामी लोग हैं जो अपने देश के साथ नहीं होते हैं। जो अपने देश का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? हमारी देश की सेना कभी ऐसा कर सकती है? वहां आंकड़ों के हिसाब से 3 लाख महिलाओं का रेप कर दिया गया।
खुद उस देश की आर्मी ने, यहाँ के लोग आग बबूला हो गए और यहाँ के लोगों ने अपनी सेना बना दिया मुक्ति वाहिनी। हमें इस अत्याचार से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। इतना हरामीपन हो गया वहां पे। घर में जो कैसे हम लोग के यहाँ राशन कार्ड होता है, कितने परिवार में है लोग, वो रजिस्टर देख के आते थे सर, किस घर में कितनी लड़की है, सब उठा के लेके चल जाता था। ये पाकिस्तानी, ये हरामी के बच्चे, जिन्ना की नजायज औलाद। अब खुद सो हम लोग जैसे, हम लोग का क्या जाता, हम लोग का तो देश अपना है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए और भाग कर आने लगे भारत में। भारत में शरणार्थी समस्या आ गई। इंदिरा गांधी ने देखा यही मौका है, मार डालते हैं इसको, यहाँ पे अलगे देश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग देश कर देते हैं। तो इन्होंने मानेकशॉ को बुलाए, सैम हारमूज जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ, उस समय हमारे सेना प्रमुख थे। जितना बड़ा नाम उतने बड़ा कलेजा। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि आपको युद्ध के लिए तैयार रहना है। कहना पगलाइए मत, युद्ध नहीं हो सकता है। क्या बोलता है? कहा कि बरसात का समय है, बाढ़ में आया रहता है, कोसी महागंगा सब नदी ब्रह्मपुत्र बाढ़ में दह जाएंगे हम लोग। आपको तो संसद भवन में बैठना है, वेट कीजिए, अक्टूबर महीना निकल जाने दीजिए। अक्टूबर निकला, बाढ़ इतना ज्यादा था कि नवंबर तक पानी रह गया। दिसंबर में पानी खत्म हुआ। दिसंबर में जब पानी खत्म हुआ तो भारतीय सेना हमला कर दी। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना क्या कर दी? हमला कर दी। तब वो सब तो ससुरा रेप करने में बिजी था सब। लड़ाई क्या लड़ेगा? भारतीय सेना पूरा अंदर तक प्रवेश कर दी, धड़ धड़ मारना चालू किया वहां पे, तहलका मचा के रख दी भारतीय सेना। उन सब को लगा कि गड़बड़ हो गई, तो भारतीय सेना आ गई। इसको लगा क्यों नहीं, इधर से मारना चालू कर दिया एयरफोर्स, बर्बाद कर दिया इसको एकदम से। और नीचे से नेवी। समझ गया? पूर्वी पाकिस्तान का भारतीय सेना ने रेप कर दिया। ये तो गैंग रेप हो गया। थल सेना, वायु सेना, नौसेना, बर्बाद कर दिया पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान पागल हो गया, कौन ची कर तो। इसमें सबसे खचरा था जो भारतीय नौसेना का आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत इतना खतरनाक जहाज था कि पाकिस्तान की नेवी को इधर पहुंचने ही नहीं दिया, बर्बाद कर दिया। उसको मारने के लिए एक पनडुब्बी थी, पीएनएस गाजी। देखिए, पाकिस्तान की किसी भी नौसेना पर पीएनएस लिखा रहेगा, पाकिस्तानी नेवल शिप, भारतीय सेना में आईएनएस, सीएनएस चीन वाले पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पीएनएस गाजी जो था वो चल दिया किसको मारने के लिए? आईएनएस विक्रांत को। किसको मारने के लिए चल दिया? आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए चल दिया। और यकीन मानिए, पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत को मार के गिरा देता, क्योंकि उसके पास वो क्षमता थी पानी के अंदर, और उस समय को सबसे लेटेस्ट पनडुब्बी थी, मार देता। उसको मारने के लिए हम लोग के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसकी मारने की जिम्मेदारी थी आईएनएस राजपूत को, जो खराब हो चुका था, और वो बैठा था विशाखापट्टनम पर। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कौन बैठा था? आईएनएस राजपूत। तो सबसे पहले आईएनएस विक्रांत को हटा दिया गया, अंडमान निकोबार में छुपा दिया गया। अंडमान निकोबार में क्या कर दिया? छुपा। उस समय सैटेलाइट नहीं होते थे, अंडमान निकोबार में छुपा दिया गया और हल्ला कर दिया गया। यहाँ पे आईएनएस राजपूत था जिसका इंजन खराब हो चुका था। हल्ला कर दिया गया कि विक्रांत कहाँ आया हुआ है? विशाखापट्टनम। अब जब भी विक्रांत विशाखापट्टनम में आता था ना, हजारों टन गेहूं, चावल, फल रखता था, क्योंकि उसमें हजारों फौजी रहते थे, एक के बारे में भर ले जाता था। जहां जहां से खरीदता था उसी को ऑर्डर दिया गया, मिश्रा जी आपके यहाँ से अंडा ले जाते हैं, आपके यहाँ सब्जी, आपके यहाँ से गेहूं चावल ले जाते हैं, दीजिए दीजिए, विक्रांत आ रहा है, परसों आ जाएगा। ये हल्ला हो गया पाकिस्तानियों को कि विक्रांत सामान भरने कहाँ आ रहा है? विशाखापट्टनम। पीएनएस गाजी को फोन कर दिया, सब चल जाओ। कहाँ पे? विशाखापट्टनम। हाँ, वहां बैठल था आईएनएस राजपूत, मार दिया। आईएनएस राजपूत मार दिया। मर गया कौन? पीएनएस गाजी। ये बैल कहीं का, तू मारने गया था उसको, मरा गया आपने। अमेरिका ने दिया था कौन सा? पीएनएस गाजी। बर्बाद हो गया अमेरिका का। यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ से जहाज जो दिए थे, उसका जहाज का नाम था सेवर जेट। बहुत ही ज्यादा हाइट पर उड़ते थे और भारतीय जहाजों को मार के गिरा देते थे। तो भारत वाले ने दिमाग लगाया, भारत वाला एक साथ दो ग्रुप में जहाज उड़ाता था, एगो बहुत हाइट पे, एगो बहुत नीचे। लो ससुरा, बीचे में पहुंच जाते थे सब, मार के बर्बाद कर दिया। ना उसका सेवर जेट काम किया, ना उसका पीएनएस गाजी काम किया। पाकिस्तानियों ने सोचा अब क्या करते हैं, तो उन्होंने इधर हमला कर दिया। कहा कि भारत का क्या डिस्टर्ब करो? माइन डिस्टर्ब करो यहाँ पर। और यहाँ भारत की बहुत बड़ी गलती थी, यहाँ केवल 120 फौजी की ड्यूटी थी, महज 120 फौजी। लोंगे वाले जगह का नाम था।
120 फौजियों की ड्यूटी थी। पाकिस्तान जो था यहाँ पर पूरी अपनी 6000 की फौज घुसा दिया। वहां पे था, उसको पता था ये 120 फौजी है, इसीलिए यहां से घुसा। उसको नहीं पता था कि सब से लड़ नहीं पाएंगे। 120 फौजी की ड्यूटी है, 6000 लेके घुस गया था और टैंकों को लेके। आदेश दिया गया मेजर चांदपुरी को कि पीछे हट जाइए, आप नहीं लड़ सकते। मेजर चांदपुरी गरिया दिए, मैंने वापस रिजेक्ट कर दिया। रखता है कि नहीं? अरे सिख हैं, 1.25 लाख नु एक लड़ा वहां, तब गोविंद सिंह नाम रखा हो। ये लोग 1.25 लाख के नीचे बतिए नहीं करता है लोग। यहाँ खाने पीने में भी एकदम आगे। इन लोगों ने मारा, रात भर में धो दिया किन लोगों को? 6000 पाकिस्तानी सैनिकों को। सुबह हुआ तो हमारा जहाज उस समय रात में नहीं उड़ सकता था, सुबेरे होते एयरफोर्स आ गया, इन 6000 को मार दिया बेचारों की। यहाँ थल सेना गया, ऊपर वायुसेना गई, इधर नौसेना गया। अब इन सब के पास कहीं कुछ जवाब नहीं। इधर भारतीय सेना इन लोग को थूर रही थी, खोज खोज के मार रही थी। और जो मुक्ति वाहिनी की सेना थे उन लोग का दिमाग खोल रहा था। वो पाकिस्तानियों का गली गली बताते थे, सब यही चोट्टा है, ई गली में रहता है, किसी की बहन को उठा ले गए सो, किसी की माँ को उठा ले गए सो। वो खोजता, भारतीय सेना को बुला के लाता था, चलिए चलिए दिखाए इसमें रहता है। भारतीय सेना का हट जाए, मारो धाए दे, उड़ गया। मुक्ति वाहिनी सब जो थे, सब कोई फौजी नहीं थे, लेकिन इतना उन सब का दिल दहला दिया था इन पाकिस्तानियों ने कि उन लोगों ने हथियार उठा लिया और भारतीय सेना से कदम मिला के युद्ध में भाग लिए थे। भारतीय सेना को एक नंबर आगे। पूरी दुनिया हम लोग को नहीं कहेगी कि मार रहे हैं, हम लोग कभी हम थोड़े मार रहे हैं, ये मार रहा है मुक्ति वाहिनी वाला। अब मार के कह रहा है, भारतीय सेना मारती थी, बंदूक दे देती थी उसको, कहता था हम मारे हैं। अब भारतीय सेना कभी भी क्रेडिट लेना नहीं चाहती है, प्रचार नहीं चाहती, वो सर्जिकल स्ट्राइक करके चुप हो जाती है। कभी सुने हैं प्रचार करने के लिए? तो न्यूज वाला प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे देखिए, कल आपको सैटरडे है ये किस में होता है? न्यूज चैनल वाला, कल सैटरडे है, देखिए सबसे पहले मेरे चैनल पे। पूरी तरह से बर्बाद हो गया कौन? पाकिस्तान। उसने तब फोन किया अमेरिका को। उस समय पाकिस्तान अमेरिका का रखेल था, तो पाकिस्तान ने किसे फोन किया? अमेरिका को। अमेरिका कहा कि 21 शर्त पे तुमको हम मदद करेंगे, क्योंकि हम अड्डा लेना चाहते थे श्रीलंका में, यही भगा दिया लिट्टे के थ्रू। नेपाल में लेना चाहते थे, इचोट्टा भगा दिया। तुम हमको मदद करोगे कि नहीं करोगे? कहा कि हम अब्बे आपको दे देते हैं गिलगिट में, पहले ही दे दिया, लीजिए हमारी इज्जत बचाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तू कहा आप कौन सी लूट गई लो तो दूसरा कौन सी बची तो आगे समझिए आप। चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने उस समय का सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा भेजा, उसका 7वां बेड़ा। 7वां बेड़ा की क्षमता इतनी खतरनाक है कि आज पूरे पाकिस्तान में, आज के डेट में पूरे पाकिस्तान की नेवी जितनी पावरफुल है ना, उसका अकेला 7वां बेड़ा उतना पावरफुल है। अकेले चलवे नहीं करता है। बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसके ऊपर 40 गो लड़ाकू जहाज उतरते हैं, उसके साथ 5-6 गो पनडुब्बी, डेस्ट्रॉयर, कार्बेट, रिफ्यूलिंग टैंक, पूरा लाइन से इसे चलता है। यहाँ पर नाम है उसका 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट। किसने भेज दिया? अमेरिका ने। अब भारत इसके आगे तो कंफर्म नहीं टिक सकता था, क्योंकि 7वां बेड़ा के आगे रिकॉर्ड है, कोई नहीं टिका। अब भारत परेशान हो गया, उसको लगा कि महंगा पड़ गया। मानेक शाह से कहा जल्दी लड़ाई समेटिए, कहा कि नहीं हो पाएगा, कम से कम 15 दिन और लगेगा। तब इंदिरा गांधी को याद आया कि रूस कौन था? रूस। बताइए, रूस ने वादा किया था श्रीलंका के टाइम पे, जब बोलेगा तब तुम्हारी मदद करेंगे। इंदिरा गांधी ने किसे कहा? रूस। ऐसा ऐसा मैटर है, 7वां बेड़ा चल दिया है। उसने कहा कोई बात नहीं, हम 40वां बेड़ा भेज देते हैं। 40वां बेड़ा आके पूरा हिंद महासागर को मधुमक्खी की तरह छाप दिया, सब पूरा ब्लॉक कर दिया। सर आ रहा है 7वां बेड़ा, सोचता इधर से निकल जाए, कहीं से भी जाम। और इसने ऑटोमेटिक मिसाइलों को तैनात करके रख दिया था। ऑटोमेटिक मिसाइलें थी सब वहां पर, जो ऑटोमेटिक हमला कर देती। 400 किलोमीटर दूर रहेगा ना तो वार्निंग दे देगी, मत आइयो। 300 किलोमीटर दूर रहेगी, कैप्टन को कह देगा मार इसको, चल आया है। और अगर 100 किलोमीटर पास आगे ना मार देगा, भाड़ में जब मार दे तो अपने निपटा देंगे हम। यहाँ पे S-400 देख रहे हैं, ऑटोमेटिक मार देता है कि नहीं? अमेरिका आगे ही नहीं बढ़ रहा था। अमेरिका के साथ आया था ब्रिटेन, वो भी छोटे इतने कमीने हैं सब, 200 साल तक गुलाम बना के रखे सब। 71 में ये ब्रिटेनवा चल आया हमारे यहाँ हमला करने के लिए, यहाँ भारत पे हमला करने के लिए। इधर कौन आ गया? 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा इन लोग को रोक दिया। और रूस ने कहा किसको? भारत से धो एकदम। तब निकाला गया विक्रांत को। कहा था? अंडमान।
निकल 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 निकल। तो कहा हुआ, कहा कि पीएनएस गाजी मारा गया। तो कहा क्या हुआ, 7वां आ रहा है ना, ना 40वां रोक दिया उसको। कहता अब कोई बात नहीं, जब 40वां है तो इधर चलेगा हनुमान चालीसा। मार के धो दिया पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान की आर्मी का पूरी तरह से सप्लाई काट दिया गया। पूरी दुनिया में इन गधों ने 93,000 थे सब, और क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। इनको शर्म नहीं लगा कि लोंगेवाला में 120 ठो था सब, और 6,000 के आगे सरेंडर नहीं किया सब। ये 93,000 था सब, और हमारी भारत की केवल 10,000 फौज थी। 93,000 ने सरेंडर किया था, और उन्होंने भारत से साइन किया कि अब ये हमारा देश नहीं है, छोड़ के जाते हैं। भारत ने उस बांग्लादेश जो था पूरी पाकिस्तान, उसे मुक्ति वाहिनी को सौंप दिया, और 93,000 फौज को भारत लाया। स्कूल में बंद किया था लॉक कर करके, वहां पे जंगला से इसे रोटी फेंक दिया जाता है, खा ले रहे हम, ऐसे खाता है या हमरो रोटी दे। बहुत दिन पूछता था तो झाँक के, बिरयानी नहीं मिलता है। तेरा बिरयानी मिल रहा है, ससुराल आए हो साले तुम यहाँ। भारत बड़ी मार मारा उन सौ को। और यहाँ कौन गिरफ्तार थे, शेख मुजीबुर रहमान। भारत ने कहा कि एक काम कीजिए, शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ दीजिए। शेख मुजीबुर रहमान को इज्जत से कहां लाया गया, बांग्लादेश में। मुक्ति वाहिनी सेना को भारत ने सम्मान से उनको उनका देश सौंपा, और भारत ने 1972 में पाकिस्तान से कहा कि हम तुम्हारा फौज एक के शर्त पर वापस छोड़ेंगे, तुम लिखित दो कि बांग्लादेश अब पूर्वी पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है। तो लिख दिया, पूर्वी पाकिस्तान मेरा था, अब हम इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं। सबसे पहले मान्यता वही दिया। और इन गधों को अभी भी कश्मीर चाहिए। यार एक बात बताओ, जो तुम्हारा था उसे तो तुम ले नहीं पाए, तो पूरी दुनिया उनसे पूछेगी ना। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान की जनता क्यों नहीं पूछती है कि हमारा बांग्लादेश चला गया, वो तो लाइए नहीं पाए, पहले बांग्लादेश लाइए ना, बाद में कश्मीर। तो नहीं पूछती है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग मजहब को आगे कर देते हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि हम कश्मीर लाएंगे, कहेंगे इंशाअल्लाह हम कश्मीर लाएंगे। आप बात समझ रहे हो? धर्म एक ऐसा चीज है, आपकी सारी गलतियां ढक देता है, सारी की सारी, कोई आपसे सवाल ही नहीं पूछेगा। ये बात होता है, वो मजहब के आगे छुपता है। कितना दिन मजहब चलेंगे? कभी तो कभी स्कूल खुलेगा पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी खुलेगी, वो लड़के तो पूछेंगे कि सब हमको भी पता है, इंशाअल्लाह हटिए, हमको भी नमाज पढ़ने आता है, केवल आप स्पेशल नहीं है, निकलिए। ये बोलिए बांग्लादेश कब लाएंगे? और आज पाकिस्तान से आगे निकल गया है बांग्लादेश। लेकिन पाकिस्तान इतना कमीना था, आईएसआईएस के जासूसों को और अपने आतंकवादियों को भेज के शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया, पूरी फैमिली को मरवा दिया, कोई नहीं बचा। उनकी बेटी थी जो इंग्लैंड में पढ़ रही थी, शेख हसीना, बस वही बची। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इधर कौन हो गया? ये बांग्लादेश। किसी कोई दिक्कत? रूस ने दोस्ती निभाया था कि नहीं? तो हम लोगों ने भी तो उसके लिए किया था। रूस के चक्कर में हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिए थे, तो तुमने कौन सा एहसान कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नीति है भाई, यहां कब कौन किसका दोस्त बनता है कब। यही अमेरिका है जो 7वां बेड़ा लेके बम मारने आया था, अब मोदी जी को हाउडी मोदी में बर्गर खिला रहा था। समझ में गया? आगे का क्लास हम मंडे को करेंगे, बहुत लंबा क्लास हो गया जी आज।